स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देंगे ही, इसी के साथ ही साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज ही बताएंगे और आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ दिन भर की मंडियों में इस वक्त किस तरह का अपडेट चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन गेस्ट को और शो को शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर पर। और शुगर सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है और बैन की जो तारीख है वो 31 अक्टूबर 2023 तक चीनी की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ये सूचना जारी की और इसमें काफ़ी तरह के कमोडिटीज़ हैं, कच्ची, रिफाइंड और सफ़ेद चीनी के निर्यात पर रोक लगी है। तो ये एक बड़ी खबर शुगर स्पेस के लिए, कीमतों को भारत में कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसको थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं इस खबर का और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं इस वक्त इस खबर पर चर्चा करने के लिए। राहिल शेख जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राहिल जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश हो। ये जो खबर आ रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका शुगर की कीमतों पर? नमस्कार जी। जहाँ तक ये नोटिफिकेशन का कंसर्न है, ये बाजार को इसकी मालूमात मतलब पहले से थी कि रिस्ट्रिक्टेड ओजीएल एक्सपोर्ट को भारत सरकार शायद अनुमति ना दे और ये कोटा बेस्ड एक्सपोर्ट होगा। तो डीजीएफटी का ये जो नोटिफिकेशन है ये बाकायदा सिर्फ जो है वो 1 साल का एक्सटेंशन है कि शुगर 1 नवंबर के बाद ऑर्डिनरी जनरल लाइसेंस जो कि फ्री एक्सपोर्ट है वो ना हो करके हम मतलब कि एक्सपोर्ट जो है वो कोटा बेस हो। तो अभी बस इसके बाद जो एक नोटिफिकेशन जो हमारा अनुमान है आना चाहिए वो ये है कि एक्सपोर्ट का 60 लाख टन के करीब का मिल वाइज एलोकेटेड कोटा आएगा, जिसके तहत फिर एक्सपोर्ट को शुरू करने की परमिशन मिल जाएगी। बिल्कुल। इस खबर से जुड़ी पहले भी हमारी बात हो चुकी है। शुगर स्पेस से जुड़े जो भी डेवलपमेंट होते हैं और आपने जो भी एनालिसिस किया वो दिखा भी, सरकार की तरफ से इस तरह के कदम दिखे भी। तो ये जो इस बार कदम उठाया है, 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, क्या असर पड़ेगा किसानों पर और क्या वाकई इसका कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा? जैसे मैंने कहा ना कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली फ्री एक्सपोर्ट को रोकता है और कोटा बेस्ड एक्सपोर्ट को लेकर के वहाँ प्लेस में भारत सरकार आएगी। अगर एक्सपोर्ट को डिले करेंगे, कोटे को लाने में डिले करेंगे तो डोमेस्टिक प्राइसेस यहाँ से और गिर सकता है, फिर वही अरियर बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बाकी जितने भी वो शुगर सेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो फिर से आ सकते हैं। बट जहां तक मार्केट का अनुमान है कि भारत सरकार जो है 60 लाख टन का एक्सपोर्ट का एक एक्स्ट्रा कोटा जो है वो भी लाने की आजकल में आना चाहिए। कैसे अगर वो जितना डिले होगा उतना किसानों के लिए भी और मिलों के लिए और व्यापार के लिए प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। व्यापार पर ही अगला सवाल होगा। त्योहारों के मौके पर तो हमने देखा था कि शुगर प्राइसेस बढ़ भी गए थे, अब ये फैसला भी ले लिया गया है। क्या कुछ इम्पैक्ट शुगर कंपनियों पर भी पड़ेगा इसका? जहां तक के देखिए डोमेस्टिक मार्केट का आज सवाल है और जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की दिखाई दी है वो तो मेरे ख्याल से उतना प्रॉब्लम उस पर आज तो नहीं आना चाहिए। बट गन्ने के दाम बढ़ते जा रहे हैं हर सालाना और एथेनॉल के प्राइसेस ये साल रिवाइज नहीं हुए हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 3 साल से 3100 रुपए पे है। तो बेसिकली अगर ये सारी चीजों का मूविंग पार्ट सही है, अगर शुगर प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, एथेनॉल के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं मिलती है और गन्ने का दाम एक साथ बढ़ता ही जाएगा सालाना, तो वो इम्पैक्ट तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज पे पड़ेगी। ऑल राइट, राहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और आगे के क्या आगे इस पर और कदम उठा सकती है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कितना असर पड़ सकता है, इस पर भी हमारे साथ एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थी शुगर लिमिट से जुड़ी खबर। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और उसी का असर आज हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत आज शुगर स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है और उसका एनालिसिस भी हमने आपको करके बताया। चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और कमोडिटी मार्केट की अब तक की जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं, कहाँ पर एक्शन है। सोने की अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की तेजी देखने को मिल रही है। 50,300 के पार आज दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने में करीब 100 रुपए की तेजी के साथ, चांदी में भी दायरे में ही कारोबार है, करीब 57,450 रुपए के पास। तो कॉमिक्स पर $19 के ऊपर चांदी में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड यहाँ पर कमजोरी आज के दिन देखने को मिल रही है, करीब 0.5% गिरकर ब्रेंट क्रूड करीब $95 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। और एमसीएक्स पर भी बात करेंगे तो 7,200 के रुपए के आसपास एमसीएक्स पर क्रूड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि ईरान और रूस के बीच क्रूड और गैस क्षेत्र में $40 बिलियन से ज़्यादा कारोबार की चर्चा की जा रही है इस वक्त, और इस वजह से हम देख रहे हैं ये एक ट्रिगर का काम कर रहा है क्रूड के लिए। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी है। $6 के ऊपर इस वक्त नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। मेटल स्पेस पर अगर ध्यान दें तो कॉपर में आज कमजोरी हावी है और हम सुबह बात भी कर रहे थे इसको लेकर, करीब 0.5% की कमजोरी, 650 के नीचे कॉपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेड को छोड़ दें तो आज ज्यादातर मेटल में दबाव ही देखने को मिल रहा है, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। क्विकली अब नजर डाल लेते हैं एग्री कमोडिटीज पर। तो मेंथो ऑयल कम एक्सपोर्ट के चलते 987 के पास कारोबार कर रहा है। कॉटन घरेलू उत्पादन ज्यादा होने के कारण 28,800 के पास इस पर ट्रेड कर रहा है कॉटन। हल्दी में करीब 0.5% की तेजी है, करीब 7,500 के पास हल्दी है। जीरा में 2% की कमजोरी और धनिया में भी अगर हम देखेंगे तो 1% की कमजोरी के पास इस वक्त 11,200 के पास धनिया कारोबार कर रहा है। तो चलिए ये थे कमोडिटी के टॉप 10 खबरें आपके सामने, इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। और सबसे पहले एक्सपर्ट को हम शामिल करेंगे। हमारे साथ बितुपन मजूमदार मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त IIS सिक्योरिटीज से, और रविंद्र राव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। बितुपन, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे। गोल्ड में आज काफी दायरे में कारोबार हो रहा है, बट अगेन एक बड़ा ट्रिगर अब आने वाला है सोने के लिए। सोने की चाल पर कल से फेड की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके पहले हम देख रहे हैं कि आज दायरे में कारोबार हो रहा है। फेड की बैठक में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना इम्पैक्ट उसका आप गोल्ड में देख रहे हैं? मार्केट में जो प्राइसिंग है 75 बेसिस पॉइंट, और ये मार्केट काफी हद तक अभी तक उसको सोच के करके अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रहे हैं और उस तरह से पूरे एसेट क्लासेस में काफी डिस्टर्बेंस हुआ है, इंक्लूडिंग गोल्ड। और फिलहाल तो लग रहा है कि गोल्ड में देखिए उतना तेजी तो नहीं आ पा रहा है, फिलहाल तो रेंजिंग में कर रहा है। और जो यूएस का जो स्पॉट गोल्ड है, स्पॉट गोल्ड इज कोटिंग अराउंड $1640 मार्क। तो यहाँ पे एक 1637-38 का जो एक इंट्राडे का हिसाब से मैं बताता हूँ तो एक सपोर्ट रेंज है। अगर वो लेवल टूट जाता है तो प्रोबेबली एक थोड़ा सा मॉडरेट डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन मैं बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी सिल्वर हो या गोल्ड हो काफी ओवरसोल्ड हुआ है और काफी सेल ऑफ हो गया है, एक ही फैक्टर को लेके, इन्फ्लेशन और रेट हाइक के ऊपर। और एक भी बात ये भी सही है कि देखिए अभी यूएस का जो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो जाएगा, उसके बाद जो फॉलो ऑन हाइक होगा बाकी सेंट्रल बैंक से, वो भी थोड़ा ग्लोबल लिक्विडिटी में थोड़ा बहुत प्रेशर डालता है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी जब में प्रेशर में आता है तो प्रेफरेबली जो एसेट क्लासेस है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं मान के चल रहा हूँ। इंट्राडे के हिसाब से सेलिंग बन सकता है आज भी, अगर 1638 जो लेवल है अगर वो टूट जाता है तो सेलिंग प्रॉब्ली आपका गोल्ड में दिख सकता है। लेकिन अगर मैं सिल्वर में भी देखता हूँ तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जिस तरह से एमसीएक्स में 58,500 के ऊपर जिस तरह से सस्टेन नहीं कर पाया सिल्वर और उसी जगह पे अटक रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है कि वो लेवल के ऊपर हम लोग अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर थोड़ा सा पुल बैक मिलता है समथिंग अराउंड 57,800 या 900 तक अगर इंट्राडे में कोई पुल बैक बनता है तो एक इंट्राडे के लिए शॉर्ट बनेगा। एक्सपेक्टिंग है नॉट ए बिग डिक्लाइन कि ऊपर से सेलिंग आके थोड़ा नीचे प्रोबेबली अराउंड 57,000 या 56,500 गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस से मेंटेन करके करे।
ठीक है, तो कोई भी ट्रेड करें तो फिलहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में ट्रेड करने की राय है। अनुज, आपसे भी समझना चाहेंगे गोल्ड की चाल को, गोल्ड और सिल्वर इनफैक्ट दोनों पे ही अपनी राय दीजिए। आपका प्रेफर्ड बेट कौन है, क्योंकि फेड का जो फैसले थे वो काफ़ी हद तक अब फैक्टर इन हो चुके हैं। ज़्यादा तेज़ी से अब वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन भी अपने स्तर पर पीक आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से फेड की चाल को देखते हुए क्या सोने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, या फिर अब इसी लेवल के आसपास सोना दिखाई देगा अगले कुछ समय तक? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप पिछले एक महीने से देखेंगे तो मार्केट इन लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है और हमने एक खरीदारी जो है वो लौटती हुई मार्केट में देखी है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन लेवल्स हैं ये, और यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 114 से 110 तक आया है और जो बॉन्ड यील्ड है वो भी वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर में आपको लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेगा, डिप ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड कमजोर हुई है उससे काफ़ी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। और जिस तरीके से फेडरल बैंक एक इंस्टांस ले रहा है, एक स्लोअर एबिलिटी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हो सकता है कि अगेन आपको गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे और जो डॉलर इंडेक्स है वो गिरावट की तरफ रहे। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रहनी चाहिए। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी वाइज तो करीबन गोल्ड में 50,100 के आसपास खरीदारी करें, 49,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,600 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1645 1650 डॉलर तक के लेवल आपको यहाँ देखे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी हमने काफ़ी कंसोलिडेशन आते हुए देखा है। इस रेट पर काफ़ी समय से प्राइस मूव कर रहे हैं और $19 को मार्केट काफ़ी हद तक एक सपोर्ट के तौर पर देखता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि $19 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मेंटेन रहेगा। एमसीएक्स में देखें तो 56,000 57,000 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, जहां पर हमें लगता है कि 57,200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 56,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 58,300 तक हो सकता है। तो अब जहां जिस लेवल पे गोल्ड और सिल्वर खड़े हैं ये भी एक कंसोलिडेशन फेस में है। कोई फ्रेश फंडामेंटल नहीं है जहां पर आपको बड़ी लंबी तेजी या लंबी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जो डाउन साइड के इम्पैक्ट्स थे, जो डाउन साइड के फैक्टर थे वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, और जो अपसाइड के फैक्टर हैं वहां पर हम एक थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे खरीदारी देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि अभी अगर हम एक महीने की बात करें या वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो प्राइसेस कंसोलिडेशन फॉर्म में रहेंगे, मगर टोन थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, जहां पर हम बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देख सकते हैं। रविंद्र, आप भी अपना व्यू शेयर करिए गोल्ड एंड सिल्वर में। अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए किसी को व्यू रखना हो तो आप क्या राय देंगे? गुड मॉर्निंग पूजा जी। मेरे हिसाब से ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वीक में काफ़ी सारा एक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डेटा प्रिंट्स एंड द ऑल इम्पॉर्टेंट एफओएमसी शुरू होगा ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से, क्योंकि अभी जो ध्यान है लोगों का वो टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेटा से, और इकोनॉमिक डेटा से अगर देखें तो इट इज़ नॉट कमिंग ऑन अ वेरी एनकरेजिंग फ्रंट, एक्सेप्ट लास्ट वीक में जो जीडीपी डेटा आया था यूएस का वो बेटर देन एक्सपेक्टेड था आफ्टर डिक्लाइंस इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। तो उस वजह से हमने डॉलर में 109.5 से एक रिकवरी देखी थी। हैविंग सेड दैट, ये वीक में अगेन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा और एनएफपी प्रिंट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसएम सर्विसेज डेटा भी है। तो ये जो नवंबर मीटिंग फेड का होने वाला है उसमें तो एक्सपेक्टेड है कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, लेकिन नाउ ट्रेडर्स आर बेटिंग फॉर अ लोअर रेट हाइक इन दिसंबर, और जो नेक्स्ट ईयर में जो फर्स्ट 2 मीटिंग होंगे उसमें शायद फेड थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता है। तो आई थिंक ऑल विल डिपेंड ऑन कि यूएस का डेटास कैसे आते हैं। अगर यूएस के डेटास अच्छे आते हैं तो फिर ये होप जो है वो थोड़ा सा नेगेट हो सकता है, एंड दैट माइट बी नेगेटिव फॉर गोल्ड सिल्वर बोथ। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एनएफपी डेटा का वो थोड़ा सा ऑन द डाउन साइड है, तो थोड़ा सा डिक्लाइन होने का पॉसिबिलिटी है। Now that gives a positive hope that फेड का जो स्टांस होगा इन दिसंबर और जो नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट 2 मीटिंग है उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि वो थोड़ा स्लो डाउन करे। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट और जो फर्स्ट 2 मीटिंग है इन 2023 बोथ कंबाइंड देयर विल बी 50 बेसिस पॉइंट हाइक। तो मेरे हिसाब से ये गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है एंड डॉलर नेगेटिव है। तो डॉलर में हमें लेवल देख के चलना पड़ेगा। 109.50 का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे निकल जाता है तो देन वी आर लुकिंग एट अराउंड 107.50।
जो कि गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। और गोल्ड में मेरे हिसाब से 1620-22 का जो सपोर्ट है इन कॉमिक्स गोल्ड, वो बहुत क्रूशल है। दैट इज काइंड ऑफ अ डबल बॉटम और आइडेंटिकल बॉटम कह सकते हैं। अगर उसके नीचे निकल गया तो $1600 तक आ सकता है। सिमिलरली 1680 वुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि ये दायरे में ही रहेगा गोल्ड। अगर कोई सरप्राइज आता है इन द डेटा या फिर एफओएमसी में तो फिर हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये दायरे में ट्रेड करेगा। इन एमसीएक्स में भी 50,100 लोअर साइड रहेगा और अपसाइड अराउंड 50,800 50,850 होगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग आए। पॉसिबिलिटी है कि एक बार 56,900 56,950 तक के प्राइसेस दिख सकते हैं। वहां से हो सकता है कि रिबाउंड आ सकता है और फिर से एक बार ऊपर जाएगा। ये तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत सेलिंग पॉसिबल है, लेकिन पूरा वीक अगर देखें तो आई थिंक इट विल बी मोर और लेस इन अ ब्रॉड रेंज, प्रोवाइडेड एफओएमसी का क्या आउटकम आता है एंड व्हाट आर द डेटा प्रिंट्स फ्रॉम द यूएस। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेल करके चल सकता है, बट लोअर लेवल्स पे सपोर्ट आएगा तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। गोल्ड में आई जी थिंक इट विल बी मोर और लेस इन अ रेंज। राइट। तो ये रणनीति गोल्ड सिल्वर में आपको हमारे एनालिस्ट ने सुझा दी गई है, नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव शेयर किया है। अब आते हैं क्रूड पर। क्रूड में हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रेंट $95 के पास है, लेकिन 95-96 ये एक रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बीच में ही काफी समय से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कारोबार देखने को मिल रहा है। बिटुपन, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कच्चे तेल पर क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं आप? जिस तरह का है मार्केट काफी एक बड़ा सा रेंज पे बना हुआ है। ऊपर में अगर मैं WTI देखता हूँ तो 92 और नीचे हम लोग का 75-70 का एक लेवल बना हुआ है। 2-3 बार नीचे मार्केट 80 के नीचे आके 75 के आसपास बाउंस बैक हुआ है। फिर बार भी एक बार बाउंस बैक आया था 90 के बाद, फिर एक बार नीचे आके 83 में बेस आउट किया है। तो अभी क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा रेंजिंग ही रहेगा। बड़ा कोई भी रैली आता है वो भी सोल्ड आउट हो जाएगा, या कोई बड़ा डिक्लाइन आता है तो वो भी रिकवर में आ जाता है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्योंकि वो डेटा भी है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव में मुझे WTI जो क्रूड ऑयल है वहां पे एक टेक्निकली एक हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और यहाँ पे जो एक सपोर्ट बेस है आपका 86-50 ये सब के आसपास, वो टूट जाता है तो थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है इंट्राडे में अराउंड $85 के आसपास। तो आज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा सा नेगेटिव है। और एमसीएक्स में अगर मैं देखता हूँ क्रूड ऑयल में तो 72-50 या 72-60 ये सब का जो भी रेंज है यहाँ पे पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से सेलिंग बनेगा। लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 7100 या 7080 इस तरह का जो लेवल है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 7340 के आसपास। तो इसी लेवल को मान के इंट्राडे में छोटा सा पुल बैक में सेल बन सकता है क्रूड ऑयल में, लेकिन बड़ा कोई मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। डेटा के बाद ही जो भी आएगा, जिस तरह से रविंद्र जी ने बताया था कि ये डेटा सिर्फ गोल्ड सिल्वर का नहीं है, ये डेटा पूरे पूरे कमोडिटी या एसेट क्लासेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, इक्विटीज को भी इम्पैक्ट करता है। तो डेटा पे प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एफओएमसी के बाद जिस तरह से एनएफपी का है या यूएस के जो सीपीआई भी गोइंग फॉरवर्ड आएंगे तो ये काफी मार्केट को मूवमेंट डायरेक्शन देगा। लेकिन फिलहाल के लिए रेंज बाउंड है आज के लिए। इंट्राडे में सेल होने राइज जैसा दिख रहा है तो सेल पे ही रहना मेरे हिसाब से बेटर है। बिल्कुल ठीक है, तो ये राय आपको क्रूड में भी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं और मेटल पर एक बार बात कर लेते हैं। अनुज, मेटल पर अपनी राय शेयर करिए और कहाँ बेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लेड को अगर छोड़ दे तो बाकी ज्यादातर मेटल्स जो है वो आज दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। कॉपर में वीकनेस हम देख रहे हैं कि लगातार बनी हुई है। क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्पेस में? मेटल स्पेस में मार्केट एक थोड़ा रेंज में है। हालांकि हमने थोड़ा सा गिरावट जिंक और कॉपर में आता हुआ देखा है, बट मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर आपका बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से हम इक्विटी मार्केट में बढ़त देख रहे हैं और जो डेटा हमने देखे थे थोड़े पॉजिटिव आए थे, तो उससे काफी हद तक बेस मेटल को सपोर्ट आ सकता है। साथ में एलएमई के अंदर अगर देखें तो इन्वेंट्री कंटिन्यूस ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी है, जिससे काफी हद तक सपोर्ट कॉपर को मिल सकता है। तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि कॉपर में ऊपर में आपको 652-656 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। 642 काफी अच्छा सपोर्ट है। हमें लगता है कि मार्केट में एक बाउंस बैक रहेगा। तो कहीं ना कहीं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में यूज की जा सकती है। कॉपर के अंदर भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये राय कॉपर में आपको दे दी गई। अब बात करते हैं स्पाइसेस की।
कुछ एग्री कमोडिटी पर नजर डालें तो आज हम देख रहे हैं कि जीरा वायदा में आज कमजोरी है और जबरदस्त वीकनेस आज यहां पर देखने को मिल रही है, करीब 2% की। धनिया वायदा भी वीक है और हल्दी वायदा में भी आज हम देख रहे हैं करीब 1.25% की कमजोरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे स्पाइसेस पर क्या व्यू बन रहा है आपको, और जीरा में जो वीकनेस आई है क्या करेक्शन और बढ़ सकता है इस पे? जी बिल्कुल, क्योंकि जीरे में अगर चार्ट्स प्राइस एक्शन देखें तो आई थिंक एक लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है और ये जो तीसरा ट्राई था बुल्स का पुश करने का लोअर लेवल से, बट अगेन इट हैज़ फॉल्टर्ड और मेरे हिसाब से 23,500 इज इमीडिएट टारगेट व्हाट आई एम लुकिंग एट। अगर 23,500 के नीचे फिसल जाता है तो फिर इट माइट फॉल टुवर्ड्स 23,000। इसमें एक सस्टेनेबल अप मूव सिर्फ 25,000 के ऊपर ही आएगा, तब तक के लिए मेरे हिसाब से सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर कोरिएंडर की बात करें तो इवन कोरिएंडर आई थिंक एक तीसरा टॉप बना के, लोअर टॉप इनफैक्ट, तो एक ट्रेंड लाइन बना है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन। तो मेरे हिसाब से इसका जो एक सपोर्ट था टुवर्ड्स 11,100 उसके आसपास चल रहा है ये। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट माइट फॉल टुवर्ड्स 10,700 10,800 लेवल्स। तो इवन धनिया में भी एक वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। इसमें पॉजिटिवनेस आएगा ओनली अबाउट 12,000 के क्लोज के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, उसके ऊपर बहुत अच्छा अप मूव आ सकता है। तो टिल देन आई थिंक थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा। 11,100 11,000 का लेवल क्लोजली वॉच कीजिए, अगर उसके नीचे फिसलता है तो और 400-500 पॉइंट नीचे आ सकता है। ऑलराइट, तो ये राय स्पाइसेस पर आपको दे दी गई है। अब बात करते हैं कॉटन की। कॉटन पे भी हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव है। एमसीएक्स कॉटन नवंबर वायदा 28,800 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। अनुज, कॉटन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आज हल्का नीचे है, जिनके पास ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेड लेके रखा हुआ है उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप इन स्तरों पर? देखिए, कॉटन में हमारा लास्ट टाइम भी डिस्कशन था कि जो कॉटन के प्राइसेस है वो नेगेटिव टोन में जा सकते हैं, और अब देखें तो प्राइसेस 29,000 के नीचे एमसीएक्स में आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि कॉटन के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि इस बार अराइवल काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, एरिया भी इस बार बड़ा है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी भावों में नरमी देखने को मिली है। तो कॉटन के अंदर हमें लगता है कि भावों में गिरावट देखी जा सकती है। तो कॉटन के अंदर बिकवाली का टिट बना के चले नीचे 28,000 से लेकर 27,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके विपरीत कॉटन सीड ऑयल के एक मुझे लगता है कि जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बाउंस बैक आते हुए देखा था वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी कॉटन सीड ऑयल के एक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में एनसीडीएक्स में 2440 में खरीदारी करें, 2390 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2550 तक देखने को मिल सकता है। डिमांड जनरली विंटर सीजन में कॉटन सीड ऑयल की काफी बढ़ती है, तो डिमांड के चलते हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के एक में एक बाउंस बैक आ सकता है, जहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपको कॉटन में दे दी गई है। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, इतनी ही कमोडिटीज़ पर हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसको अपने अगले शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे आपके सवालों को। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तीनों ही गेस्ट से विदा लेना चाहेंगे। बिटूपन, अनुज, रविंद्र जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।